अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर नंबर 10 जो हमारा कंप्लीट हो गया था, ये उसके शॉर्ट क्वेश्चन है। ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, तो ये मैं इसका लिंक जो है ना साथ अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग ये हासिल कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो इसमें एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो उनकी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है सिंपल है, वो तो डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी इक्वेशन लिखें। तो ये जो दो डेफिनेशन आपकी बुक में ली गई हैं ये वही हैं दोबारा, और ये क्वेश्चन भी लिखनी है आपने। ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ए इज ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड द मीन पोजीशन। दूसरा डिफाइन हुक्स लॉ जो आपने पढ़ा था इसी पहले टॉपिक में, वो सिंपली ये था कि हुक्स लॉ के अंदर जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ के ऑफ स्प्रिंग अंडर इलास्टिक लिमिट। तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स माइनस प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के आ जाएगा के स्प्रिंग कांस्टेंट था। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ये वही जो पेपर जो आपकी बुक में दी गई ऑलरेडी। ये एग्जांपल्स हैं एवरीडे लाइफ से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मास ड्रैग टू स्प्रिंग जो आपने पहला, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बॉल सिस्टम, अप एंड डाउन मोशन ऑफ ए लीफ इन ए वाटर पॉन्ड। जैसे कॉर्क वाली आपने एग्जांपल दी थी, ये लीफ लिखा गया है यहाँ पे। मोशन ऑफ ए प्लंग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड, अगर दोनों एंड स्ट्रिंग के फिक्स हों तो आप उसको प्लंग करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगी, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेक्स्ट जो है वो है जी एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन। वो कहता है जी जो बॉल है उसको सिंपली ड्रॉप किया गया है फ्लोर के ऊपर, वो जो है ना वो बाउंस कर रही है बार बार। तो क्या ये मोशन जो है रिपीटेड मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? ये जस्ट रिपीटेड मोशन है, ये ना तो वाइब्रेटरी मोशन है और ना ही सिंपल हार्मोनिक मोशन मान सकती है, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स का एक रोल है और उसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जबकि बॉल के बाउंस करने में ग्रेविटी का रोल है, और जो वेलोसिटी है बॉल की वो मैक्सिमम हाइट पे जाके ज़ीरो हो जाती है और सबसे जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो ये किसी भी तरह से वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर सेटिस्फाई नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इक्वल। देखिए, मीन पोजीशन पे सारी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में होती है। जब मोशन स्टार्ट होती है तो एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे मीन्स एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू करती है बॉडी तो काइनेटिक कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है पोटेंशियल फॉर्म में, और जब एक्सट्रीम से मीन पे आती है तो पोटेंशियल कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है काइनेटिक में। तो अगर इन बिटवीन होंगे, मतलब मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में अगर कहीं होंगे तो पार्शियली एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होगी और पार्शियली पोटेंशियल में, टोटल वही रहेगी। तो व्हाट इज़ मीन बाय सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या था कि एक बॉब जिसका मास है उसको एक लाइट स्ट्रिंग के साथ हमने जिसकी लेंथ है उसको सस्पेंड किया तो उसे सिंपल पेंडुलम बोला था। और टाइम पीरियड का फार्मूला लिख दीजिए, ये देखें टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। और उसके बाद वो जो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने बताया भी था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मास इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का जो फार्मूला है उसमें मास का जिक्र नहीं है, वो लेंथ पे और वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है, मास से इंडिपेंडेंट है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और अगर लेंथ डबल कर दी जाए, इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। तो मतलब अगर लेंथ डबल कर देंगे तो पीरियड के साथ क्या होगा? तो ये देखें, ये सॉल्व किया हुआ है, पहले भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था जब टॉपिक पढ़ा था। हम नई लेंथ का एल प्राइम का नाम ले रहे हैं, उसकी इक्वल होगी 2l के, और एल प्राइम की जगह वो पुट कर देंगे और टी प्राइम कर देंगे, टाइम पीरियड भी मॉडिफाई हो जाएगा, और 2 जो है वो बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर रूट के साथ, तो स्क्वायर रूट 2 टाइम टी जो है ना वो टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप ऐसे करें, अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि राइट डाउन द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, ये वही लिखी हुई है, वो कह रहे हैं इनमें से कोई सी 2 लिख दें आप। तो नेक्स्ट, डिफाइन वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, ये भी सिंपल। डिफाइन टाइम पीरियड और इसका फार्मूला लिखें पेंडुलम का। टाइम टेकन बाय द वाइब्रेशन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और फार्मूला जो आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। डिफाइन फ्रीक्वेंसी, या फिर इस तरह भी पूछा गया था पेपर में क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, डिफाइन इट।
The number of vibration or cycle of a vibrating body in 1 second is called its frequency. It is reciprocal of time period f is equal to 1 by t. ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ. Define amplitude. The maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude. ये सिंपल डेफिनेशन है. आगे है what is mean by damped oscillation. तो the oscillation of a system in the presence of some resistive force are called damped oscillation. ऐसी oscillation जो किसी भी resistive force या frictional force के प्रेजेंस में परफॉर्म की जाए उन्हें हम damped oscillation का नाम देते हैं. टाइम के साथ उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है. शॉक ऑब्जर्वर उनकी बेस्ट एग्जांपल है डेली लाइफ से. नेक्स्ट जो है जी डिफाइन वेव्स. वेव मोशन जो आपने वहाँ डिफाइन की थी बुक में, ये वही है. तो वेव मोशन जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एनर्जी को और इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है ओवर लार्ज डिस्टेंस, और ये वाइब्रेटिंग मटेरियल चाहिए होता है इसके लिए. अब आगे वेव है और इसकी टाइप्स हैं. तो वेव्स जो हैं वो सिंपल डिस्टर्बेंस को कहते हैं मीडियम में. वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time. There are two category of waves, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये आपने ऑलरेडी पढ़ी. ये उनका डिफरेंस दिया हुआ है. मैकेनिकल वेव्स वो थी जिनको मीडियम चाहिए था प्रोपागेशन के लिए, जिसमें साउंड वेव्स, वाटर वेव्स थी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो थी जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता अपनी प्रोपागेशन के लिए, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. और वो चार्ज पार्टिकल जब मैंने बताया था कि ऑसिलेट करता है, उसके रिजल्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है उसके सराउंडिंग में, और उसका रिजल्ट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. एंड अप टू सो ऑन. इस तरह एक फील्ड दूसरी फील्ड को जनरेट करती है और वो प्रोपागेट करते हैं. और फिर आगे लिखा हुआ डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू द वैक्यूम दैट इज़ एम्प्टी स्पेस. क्या मैकेनिकल वेव्स पास कर सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मैकेनिकल वेव्स को सम मटेरियल मीडियम चाहिए होता है उसकी प्रोपागेशन के लिए, तो इसलिए वो पास नहीं कर सकती एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम में से. इसकी एग्जांपल मतलब जैसे साउंड है वो स्पेस में ट्रैवल नहीं करती, तो इस वजह से, क्योंकि साउंड में मैकेनिकल वेव्स है, उसे कोई मीडियम चाहिए, वाइब्रेटिंग मीडियम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन. वाई? गिव रीजन. ये जो अभी आपको मैंने बताया भी ये वही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोपागेटेड बाय ऑसिलेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. A changing electric field produces a changing magnetic field, and changing magnetic field produces a changing electric field. Thus, an electromagnetic wave is self-propagating and does not need a medium to travel through it. आगे what is difference between longitudinal and transfer waves? ये mechanical waves की types हैं. longitudinal waves में ये था कि particle of the medium जो थे वो back and forth move करते हैं along the direction of propagation of wave, और जो transfer waves होती हैं उसमें वाइब्रेटरी मोशन जो होती है पार्टिकल की वो मीडियम के पार्टिकल के परपेंडिकुलर होती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो प्रोपागेट करती हैं वो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के साथ ट्रैवल करती हैं या प्रोपागेट करती हैं. और ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं, ट्रांसफर वेव्स जो हैं वो प्रोपागेट करती हैं क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में. तो इनकी एग्जांपल वाटर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की साउंड वेव्स. आगे फिर लिखा है कि क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, उनको डिफाइन करें. क्रस्ट जो पॉइंट होता है, द पॉइंट एट विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर अबव द नॉर्मल पोजीशन. इन मीन पोजीशन से जो अपर पोर्शन होगा वेव का उसे हम क्रस्ट नाम देंगे, और लोअर पोर्शन को ट्रफ का नाम देंगे. व्हाट इज़ वेवलेंथ? वेवलेंथ जो है वो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम वेवलेंथ कहते हैं. लैम्डा से डिनोट करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं. डिस्क्राइब वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी. ये एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपने डिटेल से पढ़ी भी थी. एक स्टोन को आप ड्रॉप करते हैं वाटर पॉन्ड के अंदर, एक साइड पे आप लकड़ी का कॉर्क रख देते हैं, और जब वो स्टोन के ड्रॉप होने से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो वेव्स एवरी डायरेक्शन में प्रोपागेट करती हैं. और जब वो वेव्स उस कॉर्क के नीचे से पास करती हैं तो जो कॉर्क है अप एंड डाउन मोशन करता है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है. दैट्स वाई वो शो करती है एक्टिविटी के जो वेव्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं, ना कि मैटर को. आगे सेमी, ये साइड बॉक्स है आपकी बुक में. व्हाट आर सेमिक वेव्स? ये जो अर्थ को आता है उसके रिज़ल्ट में जो अर्थ सरफेस जो है ना वो शेक करती है, उसे हम सेमिक वेव का नाम दे देते हैं. इसकी मदद से जो है ना जियोफिजिक्स जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और उसकी अपीयरेंस के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन लेते हैं, अर्थ की एक्टिविटी के बारे में जो फ्यूचर में होगी. नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे दिया गया, वैसे लॉन्ग भी है ये. प्रूव डैट वी इक्वल ऑफ लैम्डा. ये वही है जो रिलेशन था वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, तो ये वही सॉल्व किया गया जो आपको पहले करके भी दिखाया. तो नेक्स्ट जो है व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू नो अबाउट रिपल टैंक. रिपल टैंक क्या करता है? वो सिंपल एक पहले उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया हुआ है. रिपल टैंक जो है ट्रांसपेरेंट शैलो ट्रे ऑफ वाटर विथ लाइट शाइनिंग थ्रू
जी क्वेश्चन नंबर 31 आगे, क्रस्ट और ट्रफ कैसे प्रोड्यूस होते हैं वाटर वेव्स में। देखें जब वाटर वेव्स वाटर सरफेस पे प्रोड्यूस होती हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अप एंड डाउन मोशन में जो है ना वो वर्टिकल मोशन में कह लो ट्रैवल करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, जबकि जो वाटर वेव्स हैं वो वाटर सरफेस के लॉन्ग मूव करती हैं, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई वेव्स की और पार्टिकल वाइब्रेट करने की। तो इसलिए जो अप एंड डाउन मोशन है वाटर वेव्स की या सॉरी वाटर पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की, उसे हम अपर पोर्शन को क्रस्ट और लोअर पोर्शन को ट्रफ कहते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट ऐसी सरफेस को कहते हैं जिसके ऊपर तमाम पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, उन्हें वेव फ्रंट का नाम देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या था कि जब वेव्स एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम में फॉल करती हैं तो पहले मीडियम में ही बाउंस बैक होती हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहता है। फिर आगे दो डिफाइन और हैं, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है एक एंगल के साथ, वो अपनी प्रोपगेशन की डायरेक्शन को चेंज करती है। डायफ्रैक्शन ये था कि बेंडिंग ऑफ वेव्स को कहते हैं और वो शार्प एजेस और कॉर्नर ऑब्स्टैकल के क्रॉस डायफ्रैक्ट होती है। इसके लिए कंडीशन थी कि जो वेव्स डायफ्रैक्ट करवानी है आपने और डायफ्रैक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, तो जो स्लिट है उसका साइज़ जो है ना आने वाली वेव की वेवलेंथ के इक्वल या छोटा हो। प्लेन वेव इन ए रिपल टैंक अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शॉलो वाटर, व्हाट चेंज अकर इन द स्पीड ऑफ द वेव। जब वाटर वेव्स रिफ्रैक्शन शो करती हैं डीप टू शॉलो वाटर तो उनकी स्पीड के साथ क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है और जिसकी वजह से वेवलेंथ कम हो जाती है शॉलो वाटर के अंदर। और फिर लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप टू शॉलो पार्ट ऑफ द वाटर। तो जब रिफ्रैक्शन अक्कर होती है तो डीप टू शॉलो वाटर आते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ क्या होता है। देखिए डेफिनेटली अभी आपने कहा कि स्पीड डिक्रीज़ करती है, वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है, डेट्स वाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिक्रीज़ करेगा। तो ये क्वेश्चन थे पहले चैप्टर नंबर 10 के। तो इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन टेक केयर।